Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion namely Cold Peace by Maliha Lodhi. कोल्ड पीस जो है वो माइकल डॉयल नामी राइटर की एक बुक है जिसका फुल नेम है कोल्ड पीस अवॉइडिंग अ न्यू कोल्ड वॉर, जिसका रिव्यू जो है वो मलिहा लोधी यहाँ पर देती हैं। एक नई जो कोल्ड वॉर होने जा रही है यूएस और चाइना के दरमियान, उस हवाले से ये यहाँ पर उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन देंगी यहाँ पर। और आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर अगर आप देख लें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब यूएस और चाइना का रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखें तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। The recent trip by US Secretary of State Anthony Blinken to China marked an effort to stabilize relations between the two global powers that have plunged to an all-time low। ठीक है, वो कह रहे हैं जो रिसेंट ट्रिप हुआ है ना अभी अभी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने चाइना में ट्रिप किया। ठीक है, उनकी बहुत सी एफर्ट्स थी, बहुत सी कोशिशें थी कि वो स्टेबलाइज करें, ठीक है, मुस्तहकम करें रिलेशंस को। किन किन के रिलेशन को? जो दो ग्लोबल पावर्स हैं यानी यूएस और चाइना जो हैं, जिनके रिलेशन जो हैं वो प्लंज्ड हैं, यानी हवा में लटके हुए ही दिखाई देते हैं और हमेशा से लो लेवल पर ही इनके रिलेशन रहे हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी ही रही कि यूएस एंड चाइना के रिलेशन क्या बेहतर हो पाएंगे या नहीं। तो उसके हवाले से एंथनी ब्लिंकन की काफ़ी कोशिशें मुस्तहकम करने में लगी। The visit seemed to go well and included a meeting between Blinken and President Xi Jinping। और ये जो विजिट थी, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी गई। और इंक्लूड इसमें क्या क्या था, क्या क्या शामिल था? इसमें मीटिंग थी जिनमें ब्लिंकन भी शामिल थे और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी शामिल थे। बट एज हैज़ बिकम अ पैटर्न इन दिस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप उलझे हुए रिश्ते की बात की जाए, यानी जो यूएस और चाइना का रिलेशन है, एनी स्टेप फॉरवर्ड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय टू स्टेप्स बैकवर्ड। तो ऐसा ही है कि जैसे एक कदम कोई आगे बढ़ाता है तो दो कदम दूसरा पीछे हट जाता है। एंड सो इट वॉज दिस टाइम, और ऐसा ही इस दफा भी हुआ। प्रेसिडेंट जो बाइडेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ जी एज अ डिक्टेटर, ठीक है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो थे यूएस के, उन्होंने जी जो हैं, सी ठीक है, जी जिनपिंग की बात हो रही है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना हैं, उनको उन्होंने डिक्टेटर यानी आमिर रिगार्ड किया, आमिर कहकर बुलाया, डिस्क्राइब किया। एट अ फंड रेजर प्रॉम्प्टेड अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम बीजिंग। तो उनको मतलब फंड रेजर भी कहा, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉम्प्ट किया गया यानी उकसाया गया कि बीजिंग की तरफ से बहुत ही शिद्दत वाला रिस्पांस जो है वो मिला। विच कॉल्ड द रिमार्क्स इररिस्पॉन्सिबल एंड अ प्रोवोकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से रिमार्क्स जो थे वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार और प्रोवोकिंग थे, यानी उभरने वाले थे, यानी किसी के जज्बात को उकसाने वाले। दिस अगेन रिवाइव द फ्रिक्शन बिटवीन देम, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान की एक फ्रिक्शन जो है ना वो दोबारा से उजागर हो गई। Then the red carpet rolled out by the Biden administration for Indian PM नरेंद्र मोदी इन वाशिंगटन। ठीक है, उसके अलावा रेड कारपेट बिछाकर जो वेलकम किया गया वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन में वेलकम किया, खुशामदीद कहा, उसे बुलाया। एंड द ट्रस्ट ऑफ देयर जॉइंट स्टेटमेंट, और साथ ही साथ सॉरी एंड थ्रस्ट ऑफ देयर जॉइंट स्टेटमेंट, और साथ ही साथ हमें इनके दरमियान जो है बहुत ही अच्छे ताल्लुकात नज़र आए, जॉइंट स्टेटमेंट्स नज़र आए। रिफ्लेक्टेड द अपेरेंट यूएस एफर्ट्स, इस चीज़ ने क्या चीज़ का अक्स जाहिर किया कि यूएस की ये बहुत सी एफर्ट्स हैं कि वो सीमेंट करना चाह रहा है इंडिया मोर फॉर्मली इन एन एंटी चाइना कोलिशन, यानी कि वो चाइना के खिलाफ जो है वो इंडिया को अपना अलाय बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। अपने जो रिलेशन हैं, जो यूएस के रिलेशन हैं, वो इंडिया के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीमेंट करना चाह रहा है। एंड यूज़ इट एज अ काउंटर वेट टू बीजिंग, और इसको जो है वो काउंटर वेट यानी कि मुकाबले मध्य मध्य मुकाबिल के तौर पर चाइना के यानी बीजिंग के उसको लेकर आना चाह रहा है। Questions are again being raised about the future trajectory। ट्रेजेक्ट्री होती है रफ्तार, ठीक है, सवालात अभी भी बहुत से उठाए जा रहे हैं फ्यूचर की रफ्तार के ऊपर, मुस्तकबिल की रफ्तार पे, ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंसिक्वेंशियल रिलेशनशिप, जो कि दुनिया के क्या नताइज सामने आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज को, ठीक है, यानी इस रिश्ते के क्या नताइज जो है वो सामने आएंगे, मुस्तकबिल की रफ्तार कैसी होगी, किसके दरमियान, यूएस और चाइना के रिलेशन की बात हो रही है। देर इज
now a rich body of literature that deals with the US China confrontation. confrontation होती है तसादुम होना, ठीक है। ये एक रिच बॉडी है जिसको लिटरेचर ही डील कर सकता है कि यूएस चाइना का तसादुम जो है उसको कैसे देखा जाए, एंड एग्जामिन्स और किस तरह से उसका मुआयना किया जाए, हाउ दिस इज लाइकली टू प्ले आउट, कि इसको किस तरीके से खेला जाएगा। रिसेंट बुक्स इंक्लूड, अब इनमें कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं जिनमें यूएस और चाइना के रिलेशन को डिस्क्राइब किया गया है, जिनमें कौन कौन सी किताबें शामिल हैं। द अवॉइडेबल वॉर बाय केविन रुड, केविन रुड की किताब अवॉइडेबल वॉर है। द लॉन्ग गेम बाय रुश दोशी, रुश दोशी की किताब का नाम लॉन्ग गेम। अवॉइडिंग द थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, ठीक है। अब थ्यूसिडाइड के ट्रैप को अवॉइड करना, ये किताब किसने एडिट की है, बाय डोंग वैंग ने, ठीक है। एंड ट्रेविस टैनर, ठीक है, ट्रेविस टैनर ने। अब थ्यूसिडाइड ट्रैप को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। थ्यूसिडाइड ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है, यानी कि पावर ट्रैप, ठीक है। रियलिज्म की यहाँ थ्योरी लगती है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो थ्यूसिडाइड ट्रैप ऐसा होता है, यानी कि पावर स्ट्रगल हेजमोनिक सिचुएशन के, कौन सा शख्स या कौन सा कंट्री जो है वो अपनी हेजमनी कायम करना चाहता है, पावर गेन करना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर, इसे थ्यूसिडाइड ट्रैप कहते हैं। यानी कि पावर स्ट्रगल, एक दूसरे को धक्का मुक्की के साथ पीछे धकेलना और खुद को आगे बढ़ता हुआ देखना, दिस इज कॉल्ड अ थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ठीक है जी। नेक्स्ट किताब का नाम यहाँ लिखा है हाउ चाइना लूजेस बाय ल्यूक पेटे, ठीक है। ल्यूक पेटे ने लिखी है हाउ चाइना लूजेस, किस तरह से चाइना हारा, ठीक है। और किशोर महबूबानी हैज चाइना वॉन, तो इन्होंने ये भी लिखी चाइना वॉन, कि क्या चाइना जीतेगा। एंड ओलिवर लेटविन्स चाइना वर्सेस अमेरिका, और ओलिवर जो लेटविन्स हैं उनकी बुक का नेम है चाइना वर्सेस अमेरिका अ वार्निंग, ठीक है। ये एक वार्निंग है चाइना और अमेरिका जब मद्दे मुकाबिल हैं तो, ठीक है जी। ये तमाम किताबों के नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, और इनमें तमाम चीज़ों में यही दिखाया है कि एक कोल्ड जो है वो पीस चल रहा है और एक कोल्ड वॉर की एक नई शक्ल है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। व्यूज ऑफ कोर्स डाइवर्ज, डाइवर्ज होता है किसी चीज का पीछे हटना, दो चीजों का आप एक दूसरे से बहुत पीछे की तरफ हट जाना। स्पेशली ओवर हु विल प्रीवेल, प्रीवेल होता है गालिब आना इन द कॉन्टेस्ट, मुकाबले में। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि डाइवर्जन की थ्योरी अगर लगाएं कि यानी कि पीछे तो हट रही हैं दोनों तरफ से चीजें, लेकिन कौन इस मुकाबले में जो है वो गालिब आएगा। as do assessments of whether their intense competition presages a new cold war, ठीक है। presages होती हैं पेशन गोइयां, तो पेशन गोइयां यही हैं कि जो इंटेंस यानी शदीद शिद्दत वाला मुकाबला है, तो क्या ये एक नई कोल्ड वॉर होगी। एंड इफ देयर फ्रॉट रिलेशन, फ्रॉट होते हैं भरे हुए, ठीक है, फूले हुए जो इनके रिलेशन है यूएस और चाइना के, कैन ड्रिफ्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट यानी तसादुम या झगड़े की तरफ चले जाएंगे। इवन इफ नीदर साइड में वांटेड, हो सकता है, साथ ही साथ बता रहे हैं कि दोनों ही ये ना चाहते हों। दैट मिसकैलकुलेशन स्पेशली ओवर द हेविली मिलिटराइज्ड एरिया अराउंड ताइवान, लेकिन इसकी मिसकैलकुलेशन कहाँ पर नजर आती है, खसूसी तौर पर जो मिलिट्री वाला एरिया है, जो ताइवान का एरिया है जिसे दोनों ही मुल्क चाह रहे हैं लेना, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इशू बना हुआ है दोनों के दरमियान। कैन लीड टू सच एन आउटकम इज़ अ वरी फॉर मैनी कंट्रीज इन एशिया एंड बियॉन्ड, तो ये जो ताइवान का इशू है ना, ये इसकी आउटकम जो है वो एशिया के अंदर और एशिया की कंट्रीज के अलावा एशिया से बियॉन्ड भी बहुत सी कंट्रीज के लिए इसके आउटकम निकल कर सामने आ सकते हैं। बट इवन इफ कॉन्फ्लिक्ट इज अवॉइडेड, लेकिन अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस झगड़े को अवॉइड किया जाए, देयर टर्बुलेंट रिलेशनशिप, टर्बुलेंट भी होता है हंगामी सा, ठीक है, इनका जो हंगामी रिश्ता है, विल कीप द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इन एन अनस्टेबल स्टेट, तो इनका हंगामी रिश्ता का असर ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी मैशत पर पड़ सकता है और दुनिया को एक अनस्टेबल स्टेट में तब्दील भी कर सकता है। An intelligent new book now joins the debate about the world's most critical bilateral relationships, although its canvas also extends to Russia. अब वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट एक और नई बुक जो है वो भी इसी डिबेट, इसी बहस को ज्वाइन करती हुई इस मजीद एक्सप्लेन करती है दुनिया की क्रिटिकल जो बायलैटरल रिलेशनशिप है। बायलैटरल होते हैं दो तरफा जो ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। दो तरफा ताल्लुकात जो हैं उनके हवाले से बहस करती है ये किताब, और साथ ही साथ इसका जो कन्वेस है ना, कन्वेस होता है एक ब्रश जिससे हम पेंट कर रहे होते हैं, तो उसका जो ब्रश है, जो कन्वेस है जिस पर वो पेंटिंग फिर की जा रही है, ठीक है, ब्रश से जो पेंटिंग जिस पे की जा रही होती है उसे कन्वेस कहते हैं। तो वहाँ उसकी जो है पेंटिंग जो है वो रशिया तक चली गई है, ठीक है। यानी कि उस किताब के अंदर एक और रुख भी दिखाया गया है जो कि रशिया का है। कोल्ड पीस अवॉइडिंग अ न्यू कोल्ड वॉर बाय माइकल डॉयल,
जो कि अब ये किताब कौन सी है, जिसका नाम है कोल्ड पीस, जो कि आपको पता है कि ओपिनियन का नाम भी रखा गया है। इसका फुल नेम कोल्ड पीस अवॉइडिंग अ न्यू कोल्ड वॉर है, जिसको माइकल डॉयल ने लिखा है। इसमें रशिया का भी एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफर्स अ कम्प्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ द मैनी इश्यूज दैट लाई बिहाइंड ईस्ट वेस्ट टेंशंस। और उसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक बहुत ही वाइड सा कम्प्रीहेंसिव सा रिव्यू दिया है इस तमाम इशू के ऊपर, जो कि कौन से किसके पीछे चल रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट टेंशंस जो चल रही हैं उसके। ईस्ट यहाँ पर चाइना ही को कहा जा रहा है और वेस्ट जो है वो यूएस को कहा जा रहा है, ठीक है। द ऑथर सेट्स आउट टू एग्जामिन वेदर न्यू कोल्ड वॉर इज लाइकली एंड हाउ डिफरेंट इट माइट बी फ्रॉम द कोल्ड वॉर ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर ऑथर यही एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा है, मुआयना करने की कोशिश कर रहा है वेदर कि क्या ये कोल्ड वॉर है या फिर जो है वो जो पुरानी कोल्ड वॉर, जो माजी की कोल्ड वॉर चलती आई थी, उससे ये किसी तरह से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। ही पॉइंट्स टू द डेंजर्स ऑफ द लूमिंग कोल्ड वॉर, और वो लूमिंग कोल्ड वॉर ही के डेंजर्स को, खतरात को पॉइंट आउट करता है राइटर। बट आर्ग्यूज दैट, लेकिन साथ ही साथ ये दलाइल भी देता है कि दिस इज नॉट नॉट इनएविटेबल, कि ये नागुजीर नहीं है। यानी कि इस वॉर को, यानी कि जिसको नई नई कोल्ड वॉर या न्यू कोल्ड वॉर कहा जा रहा है, इसको अवॉइड किया जा सकता है, ये नागुजीर नहीं है। नागुजीर एक ऐसी चीज होती है जो कि लाजमी तौर पर होनी ही होनी हो। Instead, a cold peace can be established if certain key compromises are made by competing powers. अब जो competing powers हैं, जो लड़ने वाली ताकतें हैं, दो कुव्वतें हैं, वो अगर आपस में रिलेशन कायम कर लें, थोड़ा compromise कर लें, तो इस कोल्ड पीस को, कोल्ड वॉर को नहीं, कोल्ड पीस को कायम किया जा सकता है, स्टैब्लिश किया जा सकता है यकीनी तौर पर। विच कैन यील्ड कॉपरेशन इन क्रिटिकल एरियाज, जो कि कॉपरेशन दिखाएगी क्रिटिकल एरियाज में भी। How the US-China relationship plays out has far-reaching repercussions for the world. Repercussions क्या होते हैं, वो भी नताइज ही होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि किस तरह से यूएस और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से दूर तक नताइज लेकर आएंगे, दूरस्थ नताइज लेकर आएंगे दुनिया के लिए। The distinction Doyle draws between the contours and characters of the old and new Cold War is insightful. अब जो डिस्टिंक्शन है, जो इख्तलाफ नज़र आता है, जो डिफरेंस नज़र आता है, डॉयल ने जो ड्रॉ किए हैं, कंटूर्स ड्रॉ किए हैं। कंटूर्स होते हैं कुछ लाइंस, ठीक है, यानी कि कुछ बॉर्डर बना देना, कुछ लाइंस बना देना, कुछ करेक्टर बनाए हैं जो कि नई और पुरानी कोल्ड वॉर में जो है वो वाजिया हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। He writes that, like the original Cold War, the emerging Cold War is deeply structured conflict. वो साथ ही साथ लिखता है, राइटर लिखता है कि कोल्ड वॉर, जो ओरिजिनल कोल्ड वॉर थी ना, और जो अब जो इमर्जिंग यानी अब जो उभरती हुई कोल्ड वॉर है, यानी कि जिसको न्यू कोल्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है, वो डीपली स्ट्रक्चर्ड यानी कि साख्त वाला एक कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, बोथ इंटरनेशनली एंड ट्रांसनेशनली, जिसके इंटरनेशनल लेवल पर भी हम बात कर सकते हैं और ट्रांसनेशनली भी बात कर सकते हैं, यानी कि नेशनल बॉर्डर से हट कर भी बात कर सकते हैं। देयर आर सिमिलैरिटीज, इन दोनों के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज हैं। किन दोनों के दरमियान, जो पुरानी कोल्ड वॉर थी वो, और जिसको अब इमर्जिंग कोल्ड वॉर यानी न्यू कोल्ड वॉर कहा जा रहा है, उसके दरमियान सिमिलैरिटीज की बात कर रही हैं यहाँ। बोथ आर नॉन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों ही नॉन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स थी, इन्वॉल्विंग राइवलरीज, दोनों में राइवलरीज यानी कि दुश्मन शामिल थे, डैट गो बियॉन्ड कॉन्टेस्ट फॉर इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस लेने के लिए, अपना अपने कुव्वत को जाहिर करने के लिए, पावर को जाहिर करने के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते थे, बियॉन्ड भी जाकर पावर एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, ताकत और खुशहाली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बट ही सजेस्ट दैट वाइल कोल्ड वॉर वन वॉज फॉट प्राइमरीली थ्रू प्रॉक्सी वॉर्स, लेकिन यहाँ पर राइटर लिखते हैं इस किताब के, कोल्ड पीस के, वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर वन में जो है वो प्रॉक्सी वॉर के तौर पे उसको लड़ा गया। आर्म रेसेस एंड एस्पोइनेज, एस्पोइनेज होता है जासूसी, ठीक है, जासूसी करके आर्म रेसेस के जरिए से। करंट कन्फ्रंटेशन एंड टेल्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइबर एस्पोइनेज। अब वो वहाँ पे बता रहे हैं कि पिछली वाली में आर्म्स भी थी, एस्पोइनेज भी थी, यानी जासूसी के जरिए भी अपनी जो है वो आइडियोलॉजीज भी प्रेजेंट की जाती थी, ठीक है, उसको फैलाया जाता था। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सिमिलैरिटी ये है कि करंट अगर तसादुम की बात की जाए, कन्फ्रंटेशन की बात की जाए, तो उसमें क्या चीज़ नज़र आती है, उसमें कॉम्बिनेशन नज़र आता है, मिली जुली चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें साइबर एस्पोनेज शामिल है, यानी कि अब तो साइबर क्राइम या साइबर जासूसी जिसको कहें वो चीज़ आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इंडस्ट्रियल कंपटीशन आ गया है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ गई है, एंड आर्म्स कॉन्टेस्ट आ गए हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो हम उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर वन की काफ़ी सिमिलैरिटीज इस इमर्जिंग कोल्ड वॉर में मौजूद हैं। He shows convincingly that the emerging Cold War II is not as extensive, extreme,
एंड पोलराइजिंग एज इट्स प्रीडिसेसर। साथ ही साथ राइटर ये भी शो करते हैं कन्विंसिंगली, यानी कि अपने जोर देते हुए अपने रीडर को ये भी बताते हैं कि जो इमर्जिंग कोल्ड वॉर सेकेंड है ना, यानी कि जो दूसरी उभरने वाली कोल्ड वॉर है, ये इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी शिद्दत वाली एक्सट्रीम नहीं है। पोलराइजिंग का मतलब होता है ताकत घेरने वाली, ठीक है, यानी ताकत जो है कि सीकर नहीं है, ठीक है, जैसे कि इसके प्रीडिसेसर्स यानी कि अबाउ अजदाद अजदाद थे, यानी कि वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर वन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स रीच इज नॉट येट ग्लोबल, इसकी जो रीच है ना वो ग्लोबल नहीं है, पूरी दुनिया के को आहते में नहीं लेती। एंड द साइड्स आर लेस क्लियर कट, और इसकी साइड्स भी लेस क्लियर कट हैं, विद अलायंसेस नॉट सो फॉर्मली फॉर्म्ड और आइडियोलॉजिकली डिफाइंड। और इसके अलायंसेस को भी हम प्रॉपरली या आइडियोलॉजिकली डिफाइन नहीं कर सकते कंफर्म तौर पर। क्यों? क्योंकि अब किसी का एलाई अगर एक का है, अगर यूएस का लाई है तो वो किसी ना किसी तरीके से चाइना का लाई भी है, और अगर चाइना का है तो यूएस का भी एलाई किसी ना किसी तरह से है। बट द वेपनाइजेशन ऑफ साइबर टेक्नोलॉजीज इज मेकिंग द कन्फ्रंटेशन अ डेडली वन। लेकिन अगर वेपनाइजेशन की बात की जाए, आज के दौर में साइबर टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, तो वो इस तसादम को एक डेडली वन में तब्दील कर देती है चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने उसकी सिमिलैरिटीज भी कोल्ड वॉर वन के साथ दिखाई हैं, और जो है वो साथ ही साथ डिस्टिंक्शंस भी दिखा दी हैं कि इसमें डिफरेंस भी पाया जाता है। वर्ल्ड कोल्ड वॉर वन से हम उसको बिल्कुल सिमिलर भी नहीं कह सकते। Doyle offers three reasons why the burgeoning Cold War, dangerous as it is, will not be a replay of the original one. डॉयल जो है वो तीन रीजंस देते हैं कि कोल्ड वॉर जो है वो उभर रही है, किस लिए, किस तरीके से डेंजरस होगी, ठीक है, और रिप्ले किस तरह से अपने ओरिजिनल फॉर्म में करेगी। वन द लाइकली कॉस्ट ऑफ एन एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग होता है किसी चीज़ का बढ़ना, कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना, ठीक है। अब यानी कोल्ड वॉर जो है यूएस और चाइना के दरमियान किस तरीके से बढ़ेगी, या उनकी किस तरह से कॉस्ट हो सकती हैं। सेकंड वो कहती हैं टू द लार्ज ग्लोबल कॉमन इंटरेस्ट इन इंटरडिपेंडेंट प्रॉस्पेरिटी एंड सेविंग द प्लैनेट फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दूसरा जो डॉयल रीजन बताते हैं वो ये है कि दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, इंटरडिपेंडेंट प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है, यानी कि यूएस चाइना और चाइना यूएस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट पॉलिसी चल रही है, दोनों मिलकर ही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से दुनिया को बचा सकते हैं, प्लेनेट को बचा सकते हैं। और तीसरा रीजन वो कहते हैं ही सीज चाइना एंड रशिया एज अथॉरिटेरियन नॉट बट नॉट टोटलिटेरियन, ठीक है। और जो है वो चाइना और रशिया को अथॉरिटेरियन तो कंसिडर करते हैं लेकिन टोटलिटेरियन कंसिडर नहीं करते। अथॉरिटेरियन होता है यानी थोड़ी सी अथॉरिटी ले लेना, टोटलिटेरियन होता है पूरी तरीके से अथॉरिटी ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी हद तक तो वो अथॉरिटेरियन तो कह रहे हैं लेकिन टोटलिटेरियन उसको कंसिडर नहीं कर रहे राइटर। द बुक्स मेन कंसर्न इज हाउ टू प्रिवेंट अ सेकेंड कोल्ड वॉर। तो बुक का जो मेन कंसर्न था वो यही है कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए दूसरी कोल्ड वॉर को। डॉयल आइडेंटिफाइज व्हाट ही सीज एज फोर ब्रिजेस टुवर्ड्स दिस एंड। तो डॉयल जो है आइडेंटिफाई करते हैं चार ब्रिजेस जो कि इसके एंड की तरफ इसको लेके जाते हैं। The first concerns US-China cooperation on the shared challenge of climate challenge mitigation। पहला कंसर्न यही है कि यूएस चाइना की कॉपरेशन हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के लिए और ये जो इस चैलेंज से लड़ने के लिए उनका एक होना ज़रूरी है, कॉपरेट करना ज़रूरी है। द सेकेंड इज़ फाइंडिंग अ नेगोशिएटेड एंड। नेगोशिएटेड होता है मुज़ाकरात करना, ठीक है। दूसरा यही कि वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करें टू द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया, ताकि वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है रशिया के साथ उसको बेहतर तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जा सके। He sets forth a package of proposals on this, some workable, some unrealistic। और दूसरा चौथा जो ये पैकेज देते हैं वो ये कि कुछ कुछ काम करो और कुछ अनरियलिस्टिक रहो, ठीक है। द थर्ड ब्रिज इज डिटेंटे बिटवीन द यूएस एंड चाइना। और तीसरा ब्रिज कौन सा है? ये है कि डिटेंटे का काम करने को कहते हैं ये यूएस और चाइना के दरमियान, यानी इसका मतलब ये है कि पावर की खींचातानी छोड़ दो। डिटेंटे होता है पावर के लिए स्ट्रगल करना, स्ट्रगल रोक देना, ठीक है, थोड़ी सी कॉपरेशन लेकर आना, ठीक है। तो इसलिए वो इस चीज को कहते हैं, जोर देते हैं। हेयर टू आइडियाज फॉर अ कॉम्प्रोमाइज ऑन ताइवान आर प्रेजेंटेड। तो यहाँ पर जो है वो ताइवान के इशू के लिए भी यही कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए थोड़ा सा। फोर्थ ब्रिज टू द कोल्ड पीस इज टू फॉर्ज न्यू रूल्स ऑन
रूल्स ऑन साइबर। और चौथा ब्रिज वो ये देते हैं कि कोल्ड पीस लेकर आने के लिए चौथा रूल यही है कि आप साइबर के ऊपर भी कुछ रूल्स लागू करें, वाइल एक्नॉलेजिंग क्लैशिंग इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस। और साथ ही साथ अगर ये देखें हम, जो इंटरेस्ट और एम्बिशंस यानी ख्वाहिशात जो हैं इन दोनों की, वो जो इनके दरमियान जो क्लैश आता है, यानी यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं और चाइना के अपने, ही आर्ग्यूज दैट compromises आर पॉसिबल टू लिमिट द हार्मफुल फॉल आउट ऑफ साइबर हैकिंग एंड वॉरफेयर। तो वो साथ साथ ये भी कहते हैं, ये दलाइल देते हैं कि कंप्रोमाइज अगर कर लिया जाए तो पॉसिबल लिमिट है कि हार्मफुल फॉल आउट से बचा जा सकता है, साइबर हैकिंग या वॉरफेयर या जंग से बचा जा सकता है। For Doyle, diplomatic accommodation to achieve a cold peace would also involve a non-sovereign pact। ठीक है, अब डॉयल जो है वो डिप्लोमेटिक अकोमोडेशन की बात भी करते हैं। डिप्लोमेसी भी यही होती है, आपस में बातचीत के जरिए से चीज़ों को हल करना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कोल्ड पीस लेकर आया जा सकता है इसके जरिए से, अगर हम नॉन सॉवरेन पैक्ट में शामिल हो जाए। नॉन सॉवरेन पैक्ट कौन सा होता है? जिनमें जो है एक म्यूचुअल कमिटमेंट होती है कि अटैक नहीं किया जाएगा। वो बता रहे हैं आगे, नॉट टू अटैक द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे अटैक नहीं किया जाएगा, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर, और दोनों की टेरिटोरियल जो खुद मुख्तारी है, इंटीग्रिटी है, उस सालमियत है ना, ठीक है, उसको भी हिट नहीं किया जाएगा। ये मतलब है सब वेरिएंट पैक्ट का। दैट ऑल्सो मीन्स बैरिंग कोवर्ट ऑपरेशन, जिसका मतलब ये भी है कि कोई जो छुप के कोई ऑपरेशन किए जा रहे हैं किसी के खिलाफ, उसको भी रोक दिया जाए, प्रिवेंट किया जाए। द बुक हैज इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस टू मैनी ऑफ द वेक्स्ड इश्यूज पुशिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स मोर टर्ब्यूलेंस एंड इंस्टेबिलिटी। अब इस किताब ने बहुत से सॉल्यूशंस दिखाए हैं बहुत से इश्यूज के, जो कि दुनिया को एक टर्ब्यूलेंस, एक हंगामी और गैर मुस्तहकम सूरत हाल की तरफ धकेल रही थी, उसके हवाले से। बट एज अदर्स हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, लेकिन दूसरे और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। इट ओवर एम्फसाइजेज द रोल ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स, ये मजीद जो है वो डोमेस्टिक घरेलू जो फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, उसके रोल पर को भी ओवर एम्फसाइज करता है। एम्फसाइज होता है जोर देना, एन आइडियोलॉजी और नज़रिए पर भी जोर देते हैं, एज ड्राइवर्स ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, जैसे कि नए कोल्ड वॉर की तरफ जो वो ड्राइवर्स जो कि लेकर जा रहे हैं उसके हवाले से। Doyle clearly comes down on the side of greater engagement between the US and China, agreeing with other authors and experts about the danger of collision between them. Doyle जो है वो clearly ये भी दिखाते हैं greater engagement किसकी, यूएस और चाइना के दरमियान जो engagement है या agreement है दूसरे authors के साथ, के जो danger दिखा रहे हैं, collision होता है झगड़ा होना, ठीक है, यानी कि यूएस और चाइना के दरमियान झगड़ा हो सकता है, उस चीज़ को भी हाईलाइट करते हैं। रुड मेड द केस फॉर मैनेज स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन। रुड जो हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन की बात करते हैं, ये वही रुड हैं जिनके ऊपर किताब का नाम आपको बताया था। महबूबानी फॉर द टू पावर्स टू सीक एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बेस्ड ऑन देयर कोर इंटरेस्ट। और महबूबानी भी इन एरियाज की बात करते हैं जिनमें कन्वर्जेंस हो सके। मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट दूर हटना होता है, कन्वर्जेंस जो होता है एक दूसरे के करीब आना है। तो वो कह रहे हैं कन्वर्जेंस होनी चाहिए, जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर कॉपरेशन करें। वाइल लेटविन कॉल्ड फॉर पीसफुल कंपटीशन, जबकि लेटविन ने जो अपनी किताब लिखी है वो अपने किताब में जो है वो पीसफुल कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी अमन के साथ मुकाबले की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट पब्लिश इन 2017 वाज डेस्टाइन्ड फॉर वॉर। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल बुक जो थी वो कौन सी छपी, वो 2017 में, जिसका नाम क्या है जी, डेस्टाइन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थ्यूसिडाइड ट्रैप्स, जिसका नाम ये है कि क्या चाइना और अमेरिका जो है वो थ्यूसिडाइड के पावर ट्रैप से निकल सकेंगे। बाय हार्वर्ड स्कॉलर ग्राहम एलिसन। ये किताब किसने लिखी? हार्वर्ड स्कॉलर ग्राहम एलिसन ने। In this, he invoked the ancient Greek historian Thucydides' depiction of the deadly trap that emerges when one great power challenges or is poised to displace another. Poised होता है तैयार होना, POISED, poised। ठीक है, इसमें वो इन्वोक करते हैं एंशियंट ग्रीक जो हिस्टोरियन आपको बताया, थ्यूसिडाइड के ट्रैप की बात करते हैं कि एक डेडली ट्रैप है जो उभरता है, ठीक है, जिसमें एक ग्रेट पावर चैलेंज करती है और तैयार रहती है हमेशा ही दूसरे को डिस्प्लेस करने, यानी उसको उसकी जगह से हटाकर खुद वहां पर आने के लिए। थ्यूसिडाइड्स हैड एम्फसाइज्ड द इनएविटेबिलिटी ऑफ वॉर। इनएविटेबिलिटी होता है नागुजीर, यानी कि जंग की जो नागुजीरियत है, यानी जंग होनी ही होनी है, उस पर जोर देता है जो थ्यूसिडाइड है। व्हेन फियर ऑफ राइज ऑफ न्यू पावर डिटरमिन द एस्टैब्लिश पावर एक्शन, जबकि ये तब करता है थ्यूसिडाइड अपने आप को एम्फसाइज जबकि दूसरी एक नई पावर जो है वो सामने नजर आ रही हो, कि ये एस्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है।
Allison's advice to avoid Thucydide traps resonates in Doyle's book and in Henry Kissinger's warning that any drift into conflict would have catastrophic consequences. Catastrophic होते हैं तबाह कौन, consequences नताइज, ठीक है। अब एलिसन की एडवाइस भी यही है कि अवॉइड करें थ्यूसिडाइड के ट्रैप को, ठीक है, जो कि उन्होंने डॉयल की बुक हेनरी किसिंजर की वार्निंग में भी बताया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तबाह कौन नताइज लेकर सामने आ सकते हैं, इससे बचा जाए। किसिंजर डज नॉट एग्जैजुरेट, एग्जैजुरेट होता है बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना किसी चीज को। किसिंजर एग्जैजुरेट नहीं करते व्हेन ही सेज दैट द फेट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द यूएस एंड द चाइना कैन गेट अलोंग, ठीक है। तो वो साथ एग्जैजुरेट नहीं करे, बल्कि वो इस चीज को कहते हैं कि जो किस्मत है ना दुनिया की, वो डिपेंड करती है यूएस और चाइना दोनों ही के ऊपर, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है, लेकिन साइड बाय साइड दोनों पर ही कर रही है, ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।